अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम MGT 502 की वीडियो सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है और इसका आज लेक्चर नंबर 3 है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आज के हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं। टुडे टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशंस द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं वेयर डू मैनेजर्स वर्क। ऑब्वियसली मैनेजर जो वर्क कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहा होता है, उसको मैनेजमेंट कर रहा होता है ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके गोल को अचीव किया जा सके इफेक्टिव वे में। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये आपको MCQs आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट, कॉन्शियसली इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है सोशल यूनिट के तौर पर, कंपोज ऑफ 2 और मोर पीपल, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंपोज होते हैं, दैट फंक्शन ऑन अ रिलेटिवली कॉन्टिन्यूस बेस्ड टू अचीव अ कॉमन गोल्स और अ सेट ऑफ गोल्स। जिन्होंने फंक्शन में इनके वर्क करना होता है रिलेटिवली जो उनके कॉमन गोल्स होते हैं। कॉमन गोल्स मीन कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के लिए, उसकी गोल अचीवमेंट के लिए वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनके पर्सनल कोई भी गोल्स नहीं होते। यहाँ पर है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये एक सोशल एंटिटी होती है क्योंकि ये इसने माशरे में सर्वाइव करना होता है। गोल ओरिएंटेड होती है, आपने गोल्स को अचीव करना होता है। डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसका मीन के बाद जो स्ट्रक्चर हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सबका डिफरेंट होता है। लिंक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि आप जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, जो आपकी बाहर की दुनिया होती है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। लिंक्ड मीन कि आप ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अगर वो माशरे की ज़रूरियात को पूरा कर रही है तभी वो सर्वाइव कर सकती है। अगर वो नहीं कर रही तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पज़। इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है, जैसे कि हर एक काम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वहाँ पर अब उसको अरेंज किया जा रहा होता है और इसके स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्पस के लिए बिल्ड की जाती है। अगर एज अ यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर एजुकेशन का पर्पस पूरा किया जा रहा होता है। गवर्नमेंट एजेंसी में जो होते हैं पब्लिक, उनको सर्विसेज दी जा रही होती है। ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आप परचेज कर रहे होते हैं ग्रोसरी का सामान। स्टील मिल्स होती है, हॉस्पिटल्स में भी आपको एज अ पेशेंट सर्विस दी जा रही होती है। यूनाइटेड नेशंस होती है। तो जितनी भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उसको सिस्टमेटिक वे में उन्होंने अरेंज किया होता है और उसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टास्क होते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर उसका, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब इसमें होते हैं। टास्क क्या होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन पर्पस और गोल्स फॉर एग्जिस्टिंग। टास्क मीन कि उसका ऐसा कौन सा गोल्स है, पर्पस है जिसके लिए वो जो है ऑर्गेनाइजेशन किसी भी माशरे में एग्जिस्ट करना चाहती है। अगर वो एज ए बेसिक उनके माशरे की ज़रूरियात का ख्याल रखेगी तो तभी वो सर्वाइव कर सकेगी। इसके बाद पीपल है द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को वो अचीव किया जा सके। पीपल में मैनेजर्स आ जाएंगे, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, मिडिल लेवल मैनेजर जितने भी होंगे वो उसमें आ जाएंगे जो अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रक्चर जो होता है द माइनर इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिज़ाइन एट द माइक्रो लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन जो माइक्रो लेवल पे काम की जा रही है, वो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है और कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो माइक्रो बड़े पैमाने के ऊपर मीन कि उसके डिवीजन डिपार्टमेंट आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में मिलेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। जितनी उनकी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होती है
जितना बड़ा फार्म होता है उनका, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना होता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? द इंटेलेक्चुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू प्रोडक्ट। ऐसी फास्ट हाई एज टेक्नोलॉजी अब यूज़ की जा रही है जिससे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे के अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। इसके बाद है फॉर्मल विज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो पार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें ऑफिशियली रिकॉग्निशन होती है, मीन कि आप उसको पहचान रहे होते हैं। बेसिकली उसका एक उन्होंने अपना ऑफिस बनाया होता है, तो ये क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपने कोई ऑफिस बनाया हो, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, द अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, ये अनऑफिशियल ही पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके बाद है बेसिक सिस्टम व्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक सिस्टम व्यूज़ कौन सा हो सकता है? उसका इन्वायरमेंट होता है, इनपुट होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट आउटपुट मिल रही होती है। इनपुट में क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। जैसे प्रोडक्ट अगर एजुकेशन से रेलिवेंट है, एजुकेशन से रेलिवेंट उनका इन्वायरमेंट होगा, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। इनपुट में ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा होता है, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को यूज़ करके इनपुट को आगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस में डाला जा रहा होता है, उसमें भी लूप चल रही होती हैं। आउटपुट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब वो तैयार हो जाती है तो इसको कस्टमर्स को भेजा जाता है। कस्टमर्स के बारे में फीडबैक दे रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। इस तरह मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशंस में जो फीडबैक को ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, लोग इसे कैसे देख रहे हैं और कितना परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली एक सिस्टम है। टास्क इन्वायरमेंट होता है जिसमें कंपटीटर्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं और क्लाइंट्स होते हैं। अब इसमें इनपुट होती है, इनपुट में टास्क होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में उसका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी होता है, और भी दूसरी किस्म के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही, अपनी फर्म के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बनाती है कि अगर उनकी छोटी फर्म है तो उसके मुताबिक स्ट्रक्चर बनाएगी, अगर बड़ी है तो उसके मुताबिक। टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, पीपल्स एज एक्टर यूज़ कर रहा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है। इनपुट यहाँ से ली जा रही है और ये प्रोसेस होकर आउटपुट प्रोडक्ट सर्विसेज में बनेगी, ये कस्टमर को दी जाएगी, स्टेक होल्डर्स को दी जाएगी। वाई डू वी हैव ऑर्गेनाइजेशन? हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत होती है? देर आर मोर एफिशिएंट दैन इंडिविजुअल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। हमें ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए ज़रूरत होती है कि MCQs में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली एफिशिएंट वे में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह उनकी जो स्किल्स और कैपेबिलिटी होती है वो ज़ाहिर हो जाती है। हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू? अब ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैसे क्रिएट करती है? तो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ कैसे क्रिएट की जाती है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट होती है जिसमें रॉ मटेरियल होता है, कैपिटल होता है, HR ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होता है। ये आगे ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्जन प्रोसेस होता है, मीन कि इस रॉ मटेरियल को आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए कन्वर्जन प्रोसेस में गुजारा जाता है, जिसमें मशीनरीज होती है, कंप्यूटर्स के जरिए मशीनरी को कंट्रोल किया जा रहा होता है, ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को यूज़ किया जा रहा होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट आता है, फिनिश गुड्स, प्रोडक्ट रेडी हो गया है, सर्विसेज, अब कस्टमर्स को सर्विसेज दी जाएगी, डिवाइडन किया जाएगा, क्योंकि दूसरी जो होती हैं मार्केट्स वगैरह में भेजा जाएगा। वैल्यूज़ फॉर स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स इसको क्या वैल्यूज़ देंगे वो देखेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें कस्टमर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। इसके बाद है वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट? ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो टू इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स, वो स्पेशलाइजेशन को मीन के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट कर रही होती है अपने कस्टमर को, ताकि वो अट्रैक्ट हों और वो
माशरे में एग्जिस्ट कर सके। डिवीजन ऑफ लेबर्स कर देते हैं ताकि जितने भी लेबर्स हैं वो अलग अलग जो उनमें एबिलिटी और स्किल्स होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकें ताकि गोल्स अचीव हो सकें। इसके बाद है यूज़ लार्ज स्केल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा होता है, हाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही थी। मैनेज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की डिमांड्स को देखा जा रहा होता है। इकोनॉमीज ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को देखा जा रहा होता है कि कंपनी किसी लॉस में तो नहीं जा रही, उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ। एक्स्ट्रा पावर एंड कंट्रोल को देखा जा रहा होता है, इनके जो रिसोर्सेज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इनसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर किया जा रहा होता है। वर्क फोर्सेज जिसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। और साइड जो होते हैं वो कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है और जनरल पब्लिक होती है जो उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन्होंने परचेज करना होता है, गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स देना होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, सेटिस्फाइंग स्टेक होल्डर्स गोल्स एंड इंटरेस्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस मीन गोल अचीव कैसे कर सकती है, अगर वो अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, अगर उससे सेटिस्फाई हो जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इफेक्टिवनेस होती है और गोल अचीव कर सकती है। इसके बाद हाउ डू मैनेजर मेजर्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। अब जो मैनेजर है एज अ मैनेजर वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर कर सकता है, तो इसके लिए है द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। द एक्सटर्नल रिसोर्सेज अप्रोच होती है, उसको कंट्रोल करना होता है। इवेल्यूएट द एबिलिटी टू सिक्योर, जो एवेल्यूएट कर रहे होते हैं एबिलिटीज़ को ताकि उसको सिक्योर किया जाए, मैनेज किया जाए। एंड कंट्रोल सिक्योर एंड वैल्यूड स्किल्स एंड रिसोर्सेज को, वैल्यूड स्किल्स होती हैं, जो एबिलिटीज़ होती हैं और रिसोर्सेज होती हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। लो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स होती है, इनकी कोशिश की जाती है कि जितनी ज़्यादा लो कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी का बनेगा और वो भी कस्टमर की रेंज के मुताबिक होगा। obtain हाई क्वालिटी इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉयज़, और कोशिश की जाती है कि जो इनपुट होती है और रॉ मटेरियल होती है वो हाई क्वालिटी का हो ताकि प्रोडक्ट अच्छा बने। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट के शेयर को इंक्रीज़ किया जा रहा होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज़ रहे। द इंटरनल सिस्टम अप्रोच इनोवेशंस क्या होती है, इनोवेशन मीन के चेंजिंग लेके आना ताकि उनका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो। इवेल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इनोवेट एंड फंक्शन क्विकली एंड रिस्पॉन्सिवली, इसको इवेल्यूएट किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज़ को ताकि उसमें इनोवेटिव वे में फंक्शन क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा होता है। कट डिसीजन मेकिंग टाइम, और डिसीजन फास्ट और एक्यूरेट किए जा रहे होते हैं ताकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस, और जो प्रोडक्ट की इनोवेशन है उसमें जो बार बार चेंजिंग लेके आने ज़रूरत है वहाँ पर तेज़ी से चेंजिंग लाई जा सके। इंक्रीज कोऑर्डिनेशंस एंड मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा होता है, उनसे रब्ता किया जा रहा है, उन्हें अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो गोल्स को अचीव करने में और हेल्पफुल हो ऑर्गेनाइजेशन की। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, उनमें जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको बैलेंस किया जा रहा होता है। रिड्यूस टाइम टू मार्केट, और जो रिड्यूस टाइम मार्केट का कि आप इतनी तेज़ एक्यूरेट और फास्ट अपना प्रोडक्ट बनाएं तो जो मार्केट में जल्दी पहुंच जाए और आपके कंपटीटर आपके जो प्रोडक्ट बनाए उसको फेल ना कर सकें। इसके बाद है टेक्निकल अप्रोच आ जाएगी। एफिशिएंसी इसमें होती है टेक्निकल अप्रोच में कि आपने हाई क्वालिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। इवैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कन्वर्ट स्किल्स एंड रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंसी, इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्यूएट करना होता है ताकि जो एबिलिटीज़ को यूज़ की जाए, ह्यूमंस की एबिलिटी को यूज़ किया जाए, रिसोर्सेज जैसे हाई टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करके गुड सर्विसेज ऐसी बनाई जाए, प्रोडक्ट्स जो हैं इफ़िशेंट हों। इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो हाई हो। रिड्यूस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, उसमें जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो बहुत कम हो, नुक्स जिसे कहते हैं। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज,
ताकि और कस्टमर की जो सर्विसेज है उसको इम्प्रूव बेहतर से बेहतर किया जा सके। रिड्यूस डिलीवरी टाइम टू कस्टमर्स, कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट पहुंचाई जा रही हो उसका जो टाइम है वो कम कर दिया जाए, मीन कि फास्ट उसको डिलीवरी पहुंचाई जाए ताकि कस्टमर नेक्स्ट टाइम पे उनसे डिलीवरी लेने के हक में हो, मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ले उस ऑर्गेनाइजेशन से। आगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अपना इन्वायरमेंट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी, जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा और जितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज़ को, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस जितने अच्छे होंगे उतने ही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये जितने भी तीनों ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है जिसमें ऑल ऑफ द अबव भी लिखा होता है या ऐसे लिखा हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं है तो वो रॉन्ग होगा, तो उसके ऊपर आपने टिक करना है या इनमें से कोई एक राइट लिख के पूछा जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं घुमा फिरा के। आगे द इवॉल्विंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने इवेल्युएट करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। 1980 में था, वो कैसा था, मीन के एज अ ट्रायंगल टाइप का था कि टॉप लेवल मैनेजर के साथ कनेक्शन नहीं होता था जो उनके फ्रंट लाइन मैनेजर या वर्कर्स होते थे। इसके बाद 1999 में इसको थोड़ा सा इन्हांस किया गया। इसके बाद 2000 में सब कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स को अचीव किया जाए और जितने भी लोग हैं अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। इसके बाद है विच वर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस चेंजिंग टाइम्स। चैलेंजिंग है, चेंज बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजिंग है, आपके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अगर आप किसी भी माशरे में, सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको इन चैलेंजेस को फेस करना होगा। इसके बाद है चेंज, अब किस दो तरह के होते हैं। टू मच चेंज जो होता है वो कोज होता है, लिटिल चेंज जो होता है, टू लिटिल चेंज स्टैग्नेशन होता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हाउ डू यू व्यू चेंज, अब आप किस तरह का चेंज चाहते हैं, आप थ्रेट्स चाहते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। ऑब्वियसली आप अपॉर्चुनिटीज़ को चाहते होंगे। चैलेंजेस फॉर टुडे ऑर्गेनाइजेशन को अब किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर्स हैं, इनकी बहुत तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो रही है। लोगों के एटीट्यूड्स और कल्चर के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट बनाने होते हैं। हाई क्वालिटी, अब हर कस्टमर ये डिमांड कर रहा है कि हाई क्वालिटी और उसकी जो कॉस्ट हो वो बहुत लो हो। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट्स में, उनको आपको फेस करना होता है। रैपिड पेस ऑफ चेंज, मीन कि बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ रही है। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं टुडे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, पॉसिबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए जो से चैलेंजेस आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर इश्यूज़ को कैसे वो हैंडल करेंगे, क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे। गोइंग ग्लोबल एंड प्रमोटिंग डाइवर्सिटी को कि वो ग्लोबल में जो प्रमोटिंग डाइवर्सिटी आ रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे। रैपिड पेस ऑफ चेंजेस को ऑब्वियसली उन्हें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करना होगा, रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी अपने जो प्रोडक्ट की है ताकि मार्केट में अट्रैक्टिव वे में वो सेल कर सकें। डिमांड फॉर क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जिसकी जो क्वालिटी है वो हाई हो और कॉस्ट उसकी मैक्सिमम लो हो ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसको मैनेज किया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, हाई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करना है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। इसके बाद है द रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजर्स का, भी ये रिस्पॉन्स है क्या है। मैनेजर्स एंड कल्चर इश्यूज है इसमें। वर्क विद अदर्स एंड मैनेज डाइवर्सिटी, अब जो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर इश्यूज़ है उन्होंने क्या किया है, वर्क विद अदर, दूसरों के साथ वर्क करें ताकि डाइवर्सिटी को मैनेज किया सके। रैपिड पीस ऑफ चेंज में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड हार्नेस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किया जा सके। डिमांड फॉर क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, बी फ्लेक्सिबल, लर्न फास्ट एंड थिंक क्रिएटिवली।
फ्लेक्सिबल अपने प्रोडक्ट को करते ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वे में थिंकिंग और क्रिएट करें, इनोवेशन लेके आए अपने प्रोडक्ट में। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को अडोप्ट अ ब्रॉड बिग पिक्चर अ व्यू, उनको अडोप्ट बिग पिक्चर व्यू को करना चाहिए मैनेज। इसके बाद है मैनेजमेंट एंड माइथ। क्या होता है? व्हाट मैनेजर कैन डू, मैनेजर्स को अब क्या करना चाहिए, एंड व्हाट मैनेजर कैन नॉट डू, अब मैनेजर क्या करे और क्या ना करे। मैंने मैनेजिंग पीपल, जब वो पीपल्स को मैनेज कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी के अंदर, तो मैनेजर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, ताकि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, वहाँ पर लोगों को मैनेज किया जा रहा होता है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क दिया जा रहा होता है, ताकि हर कोई अपने हिस्से का वर्क कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। और इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट, GDB क्विज का सोल्यूशन आपको, और मिड टर्म फाइनल टर्म के एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का सोल्यूशन मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।